हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये क्लास 6 की बुक है अतीत से वर्तमान भाग 2। अतीत से वर्तमान भाग 1 है जिसमें कब, कहाँ और कैसे। इसके अध्याय 1 हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इसका अध्याय 1 देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही थी। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ, ये कोई कैसे जान सकता है। पिंकी, जो सोनी से 5 वर्ष बड़ी थी, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। हजारों साल पहले क्या हुआ, ये कैसे पता लगाएं। कल क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ, ये हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, ये क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती हैं। अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अध्ययन का काल निर्धारण। अतीत से वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है। सामान्य 3 कालखंड निर्धारित किए गए हैं। पहला है प्राचीन, दूसरा मध्य एवं तीसरा आधुनिक। किंतु ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। ये विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया जाता है। आगे है किया जाता है। आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्यों ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ। कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का भी गठन होने लगा। पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास हुआ। इस्लाम के मध्य से इन नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ, सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। ये प्रक्रियाएं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गईं। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ था। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश
दुर्भाग्यवश ये नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों के द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस संसाधनों का उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में एक औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित था। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, एक नया संविधान बना और इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का अधिकार मिला। और यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत है अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं महाराजाओं, आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चाएं मिलती हैं। ये पुस्तक हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी और कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि, इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल और कन्नड़ आदि में लिखे गए थे। ताड़पत्रों पर लिखे पांडुलिपि और ये अभिलेख हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों के द्वारा उत्कीर्ण किए जाते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश, उपलब्धियां वर्णित इन्हीं वैसी जगहों पर लाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें, उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के मध्य से भी अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होती है। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्रों और इसके सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़े के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। डॉक्टर स्नूपन ने पटना के कुंभरार नामक स्थान में खुदाई के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए, जिससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों और पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद और इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से अतीत की व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों के द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह
या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता था। खुदाई में मिली वस्तुओं के विशेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित हैं वो रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति थी। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वो क्या थी? कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति विधि के द्वारा हम उनके समयों का पता लगा सकते थे। अब ये रेडियो कार्बन विधि है क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अपने दोस्त के साथ और हित मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो रेडियो कार्बन विधि क्या है? तो जानेंगे रेडियो कार्बन विधि। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते थे, अर्थात तिथि निर्धारण की ये विधि तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते थे। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता था जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे देखते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह उसे निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर जीव की आयु को निश्चित करते हैं। तिथियों का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और विक्शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें कई मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से, जैसे यदि कहीं 2009 है तो ईडी इनो डोमिनिन लिखा देखते हैं, 2009 ईस्वी लिखा देखते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2090 वर्ष से है। और इसी प्रकार यदि 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ हो मिलता है तो इसका अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 2050 वर्ष पहले का समय है। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझ सकते हैं, अर्थात ईसा पूर्व को हम BC, ऐसा ईसा मसीह का जन्म, और सन AD को हम ईसा मसीह का जन्म। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये ईसा मसीह से या ईसा पूर्व, और ये ईस्वी। भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई जंगलों से प्रारंभ होकर के हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। दूसरा, उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। ये देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है और इस भाग में विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखलीय भारतीय उपमहाद्वीपों को पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं, जैसे खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच संकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं, जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। तो सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों का उपजाना आरंभ हुआ था कहाँ पर? मेहरगढ़ जैसे स्थान, जहाँ 6000 वर्ष पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती हैं। सहायक नदी आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्वी में गारो, खासी, जैंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ी के उत्तरी पूर्वी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्हिडवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जहां के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने यहां एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट होता है कि उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने ढंग से मानव जीवन का निर्माण करते थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय भी करते थे। और इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के 12 के लोगों भी खैबर, बोलन एवं गोमल के रास्ते भारत आते रहे और इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई। देश का नाम हमारे देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरे मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अतः प्रातः स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत मानव जीवन जैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, ये आप अब अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बस इस अध्याय में इतना ही है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पौधे के अवशेष की प्राचीनता
का निर्धारण किस विधि से किया जाता था? तो इन प्रश्नों के उत्तर अब आप आसानी से दे सकते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन से पर्वत अलग करते हैं? उत्तर और दक्षिण से विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत या पश्चिमी तो विंध्य पर्वत। चावल का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ? कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से, मेहरगढ़ या बुर्ज होम से? कोल्डिहवा से प्राप्त होते हैं। तो इस लेसन में मेरे ख्याल से बस इतना ही। शेष हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। तो आप चावल धान सर्वप्रथम कोल्डिहवा से एवं जो पानी से प्राप्त हुआ था, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बस इस वीडियो में बस आज इतना ही, और नेक्स्ट अध्याय हम पढ़ेंगे एक अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।